चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा जो 5वां पेपर चल रहा था यूपी पीसीएस मेंस का, यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो हमारी बुक चल रही थी यूथ कंपटीशन टाइम की, उसका यूपी पीसीएस जो हमारा मेंस था, ठीक है ना, उसका 5वां पेपर चल रहा था। जीएस का जो 5वां पेपर जो हमारा जुड़ा था, उसका 5वां पेपर चल रहा था। और 5वां पेपर का हम 16वें चैप्टर में पहुंच चुके थे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, यानी भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या हो सकती है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग क्या क्या है, उनको समझा दीजिए, थोड़ा सा विवरण दे दीजिए। फिर बताइए कि ये जो लघु लघु उद्योग हैं वो इसके अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं। तो वही बताना है लघु उद्योग कौन कौन से हैं। जैसे मिट्टी के खिलौने से संबंधित, लकड़ी का बैट बनाने वाले से संबंधित, ताला उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, साबुन उद्योग हो गया, कालीन उद्योग हो गया। जैसे पूर्वांचल में हम देखते हैं कालीन भैया, मिर्जापुर पिक्चर बनी थी, तो कालीन उद्योग हो गया, ताला उद्योग हो गया, पीतल के बर्तन उद्योग हो गया। ये सारे उद्योग होते हैं। जैसे इत्र और सुगंधित तेल उद्योग हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, औषधियाँ निर्माण उद्योग हो गया। ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उद्योग हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के जो लघु उद्योग हैं वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए समझेंगे, तो अगर हमारे जो लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, कहीं भी स्थापित हो जाते हैं तो इसके माध्यम से छोटे लोग स्थापित कर देंगे। पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित हो जाएंगे तो पिछड़े क्षेत्र और जो अगड़े क्षेत्र होंगे वो बराबर हो जाएंगे, यानी विषमता मिटेगी। ठीक है, आय का छोटे छोटे लोग उनकी स्थापना कर लेंगे। छोटे छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों के लिए तो बड़ी पूंजी चाहिए, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग हैं, जैसे दिया सलाई उद्योग हो गया, ठीक, कई सारे उद्योग हो गए हैं जिनको कई छोटे छोटे लोग भी स्थापित कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि रोजगार के सृजन होता है। रोजगार का सृजन होने के साथ साथ आय आय का न्याय संगत बंटवारा होता है, यानी सभी लोगों के पास आय के साधन हो जाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो जाता है। यही बेरोजगारी दूर होती है। जैसे कृषि में जिस समय बेरोजगारी चल रही होती है, मान लो फसल को बो दिया, गेहूं बो दिया, चावल, तो 3-4 महीने तो खाली किसान बैठा रहता है, कोई काम नहीं। तो वो जो प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति होती है, या सीजनल बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है, तो वैसी स्थिति में इसमें रोजगार पा लेते हैं, लोगों की आय में वृद्धि होती है, प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसको उत्तर को लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न यह है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग हैं, ये थोड़ा सा एक विवरण दे दो। फिर बताना है तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके यानी लघु उद्योगों के योगदान को रेखांकित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आंसर क्या दिया? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी हमारी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो लघु उद्योग हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का लघु उद्योग का राज्य कहा जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा लघु उद्योग हैं, इतना योगदान देते हैं कि भारत का लघु उद्योग का राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु उद्योग कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु उद्योग जैसे मिट्टी का खिलौना हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, साबुन उद्योग हो गया, इत्र और सुगंधित तेल उद्योग हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, औषधि निर्माण उद्योग हो गया, खेल के सामान से संबंधित उद्योग जैसे मेरठ में बनता है, और लकड़ी के खेल के सामान से संबंधित हो गया, कालीन उद्योग हो गया, जैसे पूर्वांचल में हमारी कालीन बनती है। ठीक है, तो ताला उद्योग हो गया, पीतल उद्योग हो गया, मुरादाबाद में होता है, कांच के सामान फिरोजाबाद। तो ये सारे उद्योग हो गए, तो ये सारे शामिल होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में, लघु उद्योगों में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये लघु उद्योग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित तरीके से योगदान देते हैं। जैसे कैसे योगदान देते हैं? पहली चीज़ ये होती है कि पहली चीज़ ये होती है कि ये आय और धन के अधिक न्याय संगत वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जैसे सभी लोगों को, अगर छोटे लोग जो स्मॉल उद्योग हैं यानी लघु उद्योग हैं, उनको कोई भी स्थापित कर सकता है, तो जो आय होगी वो सभी लोगों में बंटवारा हो जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होंगे तो पिछड़े क्षेत्रों का विकासित होगा। तो उसी तरह से कहा जा रहा है, जो आय होती है उसका धन होता है, अधिक न्याय संगत तरीके से वितरण सुनिश्चित होता है, सामाजिक आर्थिक विकास होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लघु उद्योग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में
लगाए जाते हैं, जिससे औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो पाता है। यह औद्योगिक स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन और कृषि क्षेत्र की प्रसन्न बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान करते हैं। यानी औद्योगिक स्तर पर अगर बात करें तो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हैं। जैसे कोई पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे छोटा सा उद्योग, छोटा मतलब थोड़ा सा कम पैसे वाला आदमी भी स्थापित कर देगा, तो उस क्षेत्र का जो पीछे वाला क्षेत्र है वो भी विकास हो जाएगा। तो क्षेत्रीय असंतुलन दूर हुआ कि नहीं हुआ? और जो कृषि के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा इससे। तो कृषि क्षेत्र की प्रचंड बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान ये लघु उद्योग करते हैं। ये उद्योग क्या करते हैं? क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि इससे रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ती है। यानी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, रोजगार प्राप्त होगा तो वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता भी बढ़ेगी, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। इससे ये उद्योग प्रदेश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रदेश को, सरकार को इससे लाभ होगा, राजस्व होगा, टैक्स मिलेगा, तो प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ती है। अतः कहा जा सकता है कि लघु उद्योगों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है। जो जो अगला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि जो पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय सुझाइए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले पूछ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या है। फिर प्रश्न का दूसरा भाग क्या है? प्रश्न का पहला भाग है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को आप मैप बना के बता दोगे कहाँ पे है, कितने मंडल आते हैं, जैसे बताया कितने मंडल हैं, कितने जिले आते हैं, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में किससे घिरा हुआ है, ये बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आप प्रश्न की भूमिका में, उत्तर की भूमिका में ये लिख देना। फिर ये लिख देना अपेक्षाकृत कम विकसित होने के पीछे कारण। हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों विकसित नहीं है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के पीछे कारण 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कारण लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसके विकास हेतु उपाय सुझाइए, तो लिख देंगे इस क्षेत्र के विकास करने के उपाय क्या क्या किए जाते हैं, तो ये किया जा सकता है। तो मैंने कोई पॉइंट मतलब संजोए हैं तो आप देख सकते हैं, फिर हम किताब में देखेंगे क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हम देखा जाए तो ये अगर देखा जाए मैप में देखते हैं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है मेरा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो क्षेत्र आ रहा है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर साइड इधर ये जो पूर्वांचल में इधर साइड है ये बिहार आ जाएगा, इधर देखिए नेपाल आ जाएगा, ठीक, इधर झारखंड छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश इनसे घिरा हुआ। तो आप छोटा सा मैप बना के भी बता सकते हैं। आप देखते हैं कि क्या क्या है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हमने देख लिया कहाँ पे है, तो ये क्यों पीछे है? तो इसके लिखने की भूमिका यही भी रहेगी, ऐसे हेडिंग डाल देंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कम विकसित होने के पीछे कारण, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत विकसित न होने के क्या कारण थे। तो इसकी थीम ये रहेगी, सबसे पहले ऐतिहासिक कारण लिख देंगे, ठीक है, भौगोलिक कारण लिख देंगे, ठीक है, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, ऐसे करके हम लिख देंगे। ऐतिहासिक कारणों की अगर बात करें, सबसे पहले किसी भी चीज का कारण लिखना हो तो ऐतिहासिक कारण अगर हेडिंग डाल देंगे, फिर हेडिंग डालें न डालें, लेकिन ऐतिहासिक बात दिमाग में आती है उत्तर लिखने के लिए। तो ऐतिहासिक में क्या होता है, जो ये क्षेत्र होता है इसको आपने देखा होगा, जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो आपने जानते होंगे जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक हुए तो वहाँ पे बड़ी नहरों की बड़ी मात्रा में संख्या, नहरों का विकास कर दिया था, तो यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरों का विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए ये पीछे रह गया। तो सबसे पहले ऐतिहासिक कारणों की अगर बात करें तो ऐतिहासिक कारणों पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पे नहरों को विकास नहीं किया गया है, मतलब प्राचीन काल के राजाओं ने। तो सबसे पहले ऐतिहासिक कारणों में राजाओं द्वारा नहरों का विकास नहीं किया गया। फिर दूसरा कारण आता है भौगोलिक कारण, भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारण। तो भौगोलिक कारणों के अंतर्गत हम ये देखेंगे, सबसे पहले अगर आप ये जानते हो तो ये जो क्षेत्र होता है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत सारी नदियां वगैरह बहती हैं, नदियां विसर्पण यहाँ पे करती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गंगा, घाघरा, सरयू, राप्ती, ये सारी नदियां आती हैं, बाढ़ का पानी रहता है, बार बार यहाँ पे नदियां आती हैं, बाढ़ होती है। तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित है, इसलिए ये विकसित नहीं हो पाया है। बाढ़ प्रभावित है इसलिए यहाँ पे कृषि का विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाया। मिट्टी ठीक है लेकिन बाढ़ आती रहती है बार बार, इसलिए कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ये भौगोलिक कारणों के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कृषि का उत्पादन यहाँ पे कम होता है। फिर आर्थिक कारणों के अंतर्गत क्या लिखेंगे,
आर्थिक कारणों के अंतर्गत हम सबसे पहले लिखेंगे कि आर्थिक कारणों में क्या है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। यहाँ के 70% से अधिक लोग क्या है, कृषि पर ही निर्भर है। अब कोई उद्योग धंधा लगा ही नहीं रहा, ज्यादातर लोग खेती किसानी कर रहे हो। खेती किसानी में भी समस्या ये आ गई है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद में खेतों का विखंडन हो चुका है, छोटे छोटे खेत हो गए हैं, तो उत्पादकता कम हो गई है। और दूसरी चीज, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, भूमि का विखंडन जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि खेती की परंपरागत विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ आर्थिक कारणों के अंतर्गत क्या है कि जो खेती करते हैं वो आधुनिक कृषि नहीं करते हैं कि अमेरिका की तरह करते हो, बड़ी बड़ी मशीनें प्रयोग करते हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मशीनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मशीनों वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, परंपरागत तरीके से खेती की जाती है। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश या प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में पीछे। फिर अगला क्या आता है, औद्योगिकरण का अभाव है। आप देखे होंगे इस क्षेत्र में उद्योगों का अभाव है। पूर्वांचल से जैसे बहराइच, बस्ती, देवरिया, गोंडा, यहाँ से मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बलिया वलिया से देखो तो बम्बई, दिल्ली, आगरा, मतलब जगह जगह यहाँ से लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिकरण का अभाव है, उद्योग धंधा नहीं है, इसलिए यहाँ कच्चा माल तो बड़ी संख्या में मिलता है, कच्चा माल मिल जाता है लेकिन उद्योग नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र पिछड़ा है। यहाँ पर निवेश का अभाव है, इसलिए भी ये क्षेत्र पिछड़ा है। ठीक है, अगला आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने के कारण यहाँ की जो खेती है, जो कृषि है, कृषि भूमि का विखंडन हो गया है, कृषि भूमि का विखंडन हो गया है, इसलिए उत्पादन का स्तर गिर गया है। शिक्षा और कौशल विकास का स्तर बहुत ही कम है। यहाँ पे शिक्षा मात्र ऐसे ही कम पढ़ाई होती है, शिक्षा का स्तर होता है, कौशल विकास नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर अच्छी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, लोग बीमार रहते हैं। तो जो लोग अच्छे, अगर उनका स्वास्थ्य होगा तो काम करने में भी मन लगेगा, अच्छा काम कर पाएंगे। तो हमारा जो ज्यादातर मानव संसाधन होता है वो बेकार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं है, इसलिए यह पीछे है। प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत क्या बात करें तो प्रशासनिक और नीतिगत कारणों की अगर बात करें तो यहाँ पे योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन, सरकार इतना ध्यान नहीं देती है योजनाओं को लागू करते समय। यहाँ पर प्रशासन में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब रहती है, यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा है। दूसरी चीज आती है कि आधारभूत ढांचा यहाँ पर विकसित नहीं है। जैसे यहाँ पर रेल की सुविधा उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, सिंचाई सुविधाएं अच्छी नहीं है, बिजली की सुविधा सही से अभी तक नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही है। ठीक है, पानी, सड़क, ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। प्रवास एक बड़ी समस्या यहाँ के लिए, जो चूंकि यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहाँ का जो अच्छा मानव संसाधन होता है वो दिल्ली, बम्बई, आगरा, लुधियाना, इन जैसे शहरों में और राज्यों में, दूसरे राज्यों में चला जाता है। तो जब यहाँ का मानव संसाधन चला जाएगा तो ये क्षेत्र तो अपने मन से पीछे हो जाएगी। अब इस क्षेत्र को आगे कैसे कर सकते हैं, यानी संभावित विकास करने के लिए संभावित उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे उपाय क्या हो सकता है कि हम अपनी कृषि का आधुनिकीकरण कर दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कृषि होती है परंपरागत तरीके से होती है, अगर हम कृषि यहाँ पे आधुनिकीकरण तरीके से करने लगे, उनको अच्छे कृषि उपकरण देने लगे, उनको कृषि सब्सिडी देने लगे, किसानों को सरकार कोई योजना लेके आए, उनको बीमा करा दे, उनकी फसलों का सरकार लोन दे, पहले से ही सारी चीजें करे, कृषि का आधुनिकीकरण करा दे, तो हम इस क्षेत्र के लोगों का पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। यहाँ पे उद्योगों को खोल दे, औद्योगिक विकास कर दे, तब हम इसका दूर कर सकते हैं। पर्यटन सुविधाओं का विकास कर दे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम देखें, सांस्कृतिक उद्योग का विकास, जैसे कहने का मतलब है पर्यटन पर सरकार ध्यान दे, सांस्कृतिक उद्योग का विकास करे। हमारे यहाँ पे पर्यटन से संबंधित बहुत सारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो मौजूद है, संरचनाएं मौजूद हैं। जैसे हमारे यहाँ पे धार्मिक पर्यटन से संबंधित और पारिस्थितिक पर्यटन से संबंधित सारी चीजें उपलब्ध है। जैसे बोध गया नहीं, जैसे पूरी उत्तर कुशीनगर स्थित है, मतलब इतनी ज्यादा बुद्धिस्ट साइट उपस्थित है, बनारस उपस्थित है, बनारस है, कौशाम्बी है, सही बहुत सारी चीजें स्थित है। लेकिन यहाँ पे आधारभूत ढांचा नहीं है, सड़क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, होटल नहीं है, तो पर्यटक हमारे यहाँ आते नहीं। तो पर्यटन सुविधाओं का भी विकास करना होगा। ठीक, पर्यटन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तब हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश विकसित होगा। शिक्षा का विकास करना होगा, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी, कौशल विकास करना होगा, तब हमारा प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे आएगा। यहाँ पे बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, रेलवे लाइन, इन सारी चीजों का विकास किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, उनको अफोर्डेबल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर, युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए, और अधिक से अधिक निवेश प्राप्त करने और निवेश करने पर सरकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी ये चीजें कर सकती है तो हमारा प्रदेश का जो उत्तर
उत्तर जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो पिछड़ा है, वो आगे हो जाएगा। तो अगर हम किताब में देखें तो किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में चूंकि पूछ रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है, तो वही बताना है। तो सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में लिख देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 8 मंडल और 28 जिले आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है उत्तर में नेपाल से, पूर्व में बिहार से और दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड से घिरा हुआ है। प्रदेश का जो ये क्षेत्र है यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश कला, शिक्षा, धर्म, संस्कृति और वैभवशाली इतिहास से परिपूर्ण होने के बावजूद आज विकासात्मक युग में सापेक्षिक रूप से पिछड़ा है। यानी अगर देखा जाए तो यह प्राचीन काल में या प्राचीन काल से वर्तमान काल तक जो अतीत में यह क्षेत्र कला, शिक्षा, धर्म, संस्कृति का वैभवशाली यहाँ पे अतीत रहा है, लेकिन आज यह विकास की दौड़ में पीछे है, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण आते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक क्या क्या कारण है, इन कारणों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। क्या क्या है कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा के कारण? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है संरचनात्मक कारण, यानी हमारे यहाँ पे देखो तो विषमता देखने को मिलती है। जातिवाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जातिवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए हमारा प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। शैक्षणिक पिछड़ापन है, शिक्षा का पिछड़ापन है, धार्मिक भेदभाव देखने को मिलता है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। आर्थिक कारणों के अंतर्गत देखा जाए हरित क्रांति का यहाँ पे कम प्रभाव देखने को मिला। जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पे हरित क्रांति का अधिक प्रभाव देखने को मिला था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सफल नहीं हो पाया था या ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाई थी, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। जहां पे उद्योगों का न होना एक बड़ा कारण है इसके पिछड़े होने का, निजी निवेश नहीं है उसकी कमी है, पर्यटन का विकास धीमा है, यानी पर्यटन से जुड़े हुई आधारभूत ढांचे का अभाव है, जिसके कारण पर्यटन सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, इसलिए यह क्षेत्र क्या कहते हैं जमीन का यहाँ पे विखंडन हो गया, कृषि भूमि का विखंडन हो गया, ये इसलिए भी पीछे है। फिर राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक कारण के अंतर्गत राजनीतिक उदासीनता एक बड़ी कारण है कि यानी नेता इंटरेस्ट ही नहीं लेते, ठीक है हमसे क्या मतलब है। दलगत राजनीति होती है, यानी मुद्दे जो वास्तविक मुद्दे उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये ध्यान दिया जाता है कि हमारा दल कौन है, दूसरे का दल कौन है, हमारी जाति का कौन सा है, दूसरी जाति का। दबाव समूह में एकमत होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो सरकार पर दबाव डालते हैं कि इस क्षेत्र का विकास करो, ये योजनाओं का क्रियान्वयन करो, कोई है ही नहीं, कोई इतना ध्यान नहीं देता, इसलिए भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विभाजन है इस क्षेत्र में, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सामाजिक कारणों के अंतर्गत क्या आता है। सामाजिक कारणों के अंतर्गत सबसे पहले एक बात करें, संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है, संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है, ऊंच नीच की यहाँ पे भावना है, जातिवाद है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का समाज संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है। इसकी सबसे बड़ी समस्या कृषि भूमि पर कुछ ही व्यक्तियों का आधिपत्य है। यहाँ बड़ी बड़ी भूमि यानी कुछ लोगों के पास अधिक जमीन है, कुछ लोगों के पास कम जमीन है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश शिक्षा के विकास में भी ये पिछड़ा हुआ है। सापेक्षिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना की जाए तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश नहीं है, इसके कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आर्थिक कारणों के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें हरित क्रांति का प्रभाव कम रहा, हरित क्रांति का प्रभाव नहीं आ पाया है, ठीक है। यहाँ पे बड़े उद्योग नगण्य स्थिति में पाए गए हैं, इसलिए रोजगार का संकट है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में निजी निवेश बहुत कम रहा है, इसलिए यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है। पर्यटन से जुड़ी हुई संरचनाएं तो हमारे यहाँ पे हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई आधारभूत ढांचे नहीं है। जैसे पर्यटन के लिए हमको चाहिए कि वहां पे रेल का सुविधा होना चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, होटल होनी चाहिए, ठीक है, सारी सुविधा, तो वो सारी चीजें नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन इसका विकास पर्यटन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं होने के कारण यह क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन विकास की दौड़ में अछूता रहा है। इसकी दलगत राजनीति जो है वो पार्टी के विकास में या प्रदेश के विकास, प्रदेश के इस हिस्से के विकास में बाधा रही। सबसे बड़ी चीज है दलगत राजनीति। दबाव समूहों की पर्याप्त भूमिका नहीं रही, दबाव समूह ध्यान नहीं देते रहे, सामाजिक संगठन ध्यान नहीं दिए इस मामले में कि हमारा विकास किया जाना चाहिए, सब अपने अपने में लगे रहे। इसके विकास में बाधा का एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय विभाजन को भी माना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि सब सारे कारण देख लिया पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों है। अब देखते हैं उपचारात्मक कदम, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास में आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो हमको सबसे पहली चीज ये करना होगा कि यहाँ पे औद्योगिकरण करना होगा, बड़े स्तर पर बड़े उद्योगों को स्थापित करना होगा, छोटे उद्योगों को स्थापित करना होगा,
और बड़े स्तर पर औद्योगिकरण को बल देना होगा, जिससे यहाँ रोजगार सृजन होगा और लोगों की आय बढ़ेगी और इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। यहाँ पे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास की अपार संभावना है। इसलिए ऐसे जो एमएसएमई है, उनके विकास के लिए औद्योगिक क्लस्टरों को स्थापित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को यहाँ पे बेहतर किया जाना चाहिए। उसके लिए हमको रेल नेटवर्क का विकास किया जाना चाहिए, सड़क नेटवर्क का बेहतरीन करना चाहिए, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये सारी चीजें बनाए जाना चाहिए। कृषि का विदोहन करने के लिए निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे कृषि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छे खासी मात्रा में होती है, लेकिन वो बर्बाद हो जाती है। आलू सड़ जाते हैं, प्याज सड़ जाती है, गन्ना सूख जाता है। तो इन सारी चीजों का जो उत्पादित हो जाते हैं, उनको प्रसंस्करण किया जाए और उनका निर्यात किया जाए। इसके लिए निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का समन्वय इसके विकास के लिए लाभदायक होगा। जो अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी प्रयास, जो प्रश्न है वो इस तरह का है कि जो भारत का विकास हो रहा है या भारत के विकास करने में उत्तर प्रदेश कितना दमखम रखता है, बताइए। तो हमको बता देना है। जैसे कोई कह दे कि ये तुम्हारा जो व्यक्ति है वो इसकी सुरक्षा करने में कितना, क्या क्या है इसके पास जो सुरक्षा कर लेगा, तो आप कहेंगे ये इतनी इसकी हाइट है, इतना मोटा है, इतना वेट है, इतनी बाइसेप है, ये सब कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है कि जैसे कह रहा है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो हमको बताना है कि भारत हमारा आगे बढ़ता हुआ देश है, ये है। उत्तर प्रदेश किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास में ये है, उत्तर प्रदेश के पास में ये है, उत्तर प्रदेश इतना खाद्यान्न उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश के पास में इतने एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश इतने मोबाइल बनाता है, इतने उत्तर प्रदेश में सड़कें हैं, इतना उत्तर प्रदेश में ये है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो आंसर होगा, तो किताब में क्या दिया है, उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। आप जानते होंगे कि मुगल काल में भी राजधानी रही थी, यही फतेहपुर सीकरी रही थी। तो प्राचीन काल से भी यहाँ पे मतलब कि भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है। चाहे महाजनपद काल की जब बात करें, जब महाजनपद काल की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, तो 16 महाजनपद उस समय होते थे। तो महाजनपद यानी प्राचीन काल से ही हमारा उत्तर प्रदेश भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। अगर महाजनपद काल की बात करें तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, 10 गणराज्य स्थित थे पूरे देश में, ठीक है। उस 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में अकेले स्थित थे। कालांतर में जो कन्नौज था हर्षवर्धन के समय में, तो कालांतर में कन्नौज नगर ने भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो हर्षवर्धन के समय में। उत्तर प्रदेश अपने आकार और श्रम बल के आधार पर, उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा जनसंख्या, इतने ज्यादा कामगार लोग हैं, तो वही कह रहा है उत्तर प्रदेश अपने आकार एवं श्रम बल के आधार पर यह वर्तमान में भी देश को आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित करने में लगा हुआ है। यानी प्राचीन काल में तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, वर्तमान में भी ये अपने आकार के कारण और श्रम बल के कारण देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण तरीके से लगा हुआ है। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका अगर देखें तो क्या है, तो आर्थिक योगदान क्या है, आर्थिक क्षेत्र में इसके पास कितना दम है कि भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, ये बताना है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में इसने क्या क्या योगदान दिया है और वर्तमान में दे रहा है कि यह भारत के विकास में योगदान दे सकता है, हमको बताना है। फिर सामाजिक स्तर पर इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, धार्मिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर पर योगदान को बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान को बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में इतने विश्वविद्यालय हैं, इतने राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये सब बताना है। इतने AIIT हैं, इतने MNIT हैं, ये सब बताना है, ठीक है ना। तो यही सब बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उसमें सबसे पहला चीज आता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारणों के अंतर्गत आर्थिक योगदान जो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा वर्तमान में भारत की GDP में लगभग 8% का योगदान देता है। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो आर्थिक योगदान की अगर बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश की GDP में 8% का योगदान देता है। अगर बात करें खाद्यान्न के उत्पादन की, तो देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन, आलू गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। यानी खाद्यान्न, आलू गन्ने का उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। देश में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है, वो उत्तर प्रदेश के पास ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है कई राज्यों को, जैसे अगर देखें गुजरात को, बंबई को, पंजाब को,
इन राज्यों को यानी अनेक राज्यों को, अनेक नगरों को श्रम बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है, श्रम बल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। आप जानते हो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लोग आपको कहीं मिल जाएंगे, चाहे कश्मीर चले जाइए, चाहे राजस्थान, चाहे पंजाब चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, दक्षिण कर्नाटक चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, कहीं चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के लोग मिल जाएंगे। यही काम करने वाले लोग यूपी बिहार के होंगे। तो उत्तर प्रदेश अनेक राज्यों को और देश के अनेक नगरों को श्रम बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है, ये भी एक महत्वपूर्ण अपने आप में उपलब्धि है। ठीक है। एक राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का लंबा नेटवर्क है। हम जानते होंगे NH2 जो जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, सिरसा सूरी नंबर में, तो वो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में। एक्सप्रेसवे का तो विकास धड़ल्ले से हो ही रहा है बार बार। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है, आगरा, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में योगदान दे रहा है। हमारे यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण संभावना है और वर्तमान में योगदान दे रहा है। जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, इनमें लोग आते हैं। कौशाम्बी हो गया, तो इनमें पर्यटन बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, तो ये भी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारे यहाँ पे चमड़ा उद्योग है, जैसे आगरा हो गया, कानपुर हो गया, हमारा सूती वस्त्र उद्योग हो गया, हथकरघा हो गया, इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। राजनीतिक योगदान की बात करें तो राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। जो देश को चलाने में, भाई राजनेता ही तो देश को चलाते हैं, तो वो जो पॉलिटिकल कंसाइंस होती है, यानी जागरूकता होती है, चेतना होती है, अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का ये आदमी हर जगह नेता बन के चला जाता है। कहीं होता है चंद्रशेखर हो गए, तो ये देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इस समय नचा रहे हैं, पूरी दलित पॉलिटिक्स को, पूरे देश की पॉलिटिक्स को बदल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जाने कितने प्रधानमंत्री हुए हैं देश के, 10-15 अभी तक तो हो गए होंगे, उसमें से आधे लगभग नेहरू हो गए, और बहुत सारे, मतलब ज्यादातर कहेंगे उत्तर प्रदेश से ही है, प्रधानमंत्री हो गए, अनेक शासक यहीं के हो गए। ठीक है। तो राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगर देखें 1857 का विद्रोह हुआ था तो मेरठ से ही शुरू हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में जैसे मेरठ से शुरू हुआ था, लखनऊ में भी थे, प्रयागराज में था। क्रांतिकारी आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे काकोरी कांड की बात करें, चौरी चौरा कांड की बात करें, जिसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन था वो रद्द कर दिया था गांधी जी ने। तो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश की नौकरशाही में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप बात करें तो यहीं का लड़का, यूपी बिहार का लड़का ही ज्यादातर बनना चाहता है IAS PCS, और वही सब देश में सबसे ज्यादा नौकरशाही में उत्तर प्रदेश का ही योगदान है। अगर बात करें जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और ये इतने सदस्यों की पूर्ति हमारे उत्तर प्रदेश से ही होती है। अनेक महत्वपूर्ण शासकों और नेताओं की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश रही, तो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में योगदान है। अनेक महत्वपूर्ण शासक हो गए, नेता हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री, उनको देने वाला उत्तर प्रदेश ही रहा है। 80 सीटें लोकसभा और राज्यसभा में 31 सदस्यों की पूर्ति उत्तर प्रदेश से करती है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से ही देश भर में जज जाते हैं, नौकरशाही जाती है। महत्वपूर्ण घटनाएं भी उत्तर प्रदेश से हुई थी। सामाजिक के अंतर्गत बात करें तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या का आश्रय स्थल है, 25 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे। ठीक है। हमारे यहाँ पे अनेक धर्मों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित है, जैसे बाबा सैयद सालार, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब स्थित है। ठीक है ना। जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, मथुरा, ये सब स्थित है। शास्त्रीय नृत्य, कथक हमारे यहाँ पे पाया जाता है, नौटंकी है, कजरी है, बिरहा है, आदि क्षेत्रीय कलाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रयागराज में हम कुंभ का आयोजन कर ही रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 31 राज्य विश्वविद्यालय। अब इन विश्वविद्यालयों में हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, नेता बनेंगे, कुछ बनेंगे, और देश के योगदान में जगह जगह जाएंगे और देश के विकास में योगदान देंगे, वही चीज। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 31 राज्य विश्वविद्यालय सहित कुल 74 विश्वविद्यालय स्थित। अगर बात करें हम IIT की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो हमारे कानपुर में, बनारस में जो कानपुर IIT हो गया, बनारस IIT हो गया। प्रयागराज में हमारे IIIT है, जिसको भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। प्रयागराज में MNIT है, जैसे MNNIT है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो गया, ये काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा, अभी तक तो आर्मी में लड़के कम जाना चालू कर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा सेना का जो क्रेज है कि हम भाई कायम जाएंगे, फौज में जाएंगे, तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार में ही देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश भारत के सुरक्षा बलों को जवानों की आपूर्ति करने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो वर्तमान की सरकार है,
तो बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक गलियारा क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा कर रही है सरकार, जहाँ पे रक्षा क्षेत्र से संबंधित आधुनिक उपकरण, हथियार, ये सारी चीजें बनाए जाएंगे। तो देश के विकास में तो योगदान है, देश की सुरक्षा में ही तो लगेगा, और जितना सुरक्षा के लिए रख पाएंगे नहीं, विदेशों को बेचेंगे तो फायदा तो है ही ना। तो उसी प्रकार कह रहा है प्रदेश के, यानी प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक गलियारा क्षेत्र का निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है, जो रक्षा उपकरणों के निर्माण में वृद्धि करेगा। उत्तर प्रदेश, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के लिए एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। प्रदेश में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं का, उद्योग का, अनुकूल नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, कानून और व्यवस्था स्थापित की जा रही है, उसका शासन, कानून और व्यवस्था का शासन कायम हुआ है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जो अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है, भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी राजनीति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, ठीक है ना। कह रहा विकास में भूमिका, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने क्या क्या किया है प्राचीन काल से, यानी राजनीतिक विकास में क्या क्या किया है, प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, वर्तमान में क्या योगदान है। तो राजनीतिक योगदान में अंतर्गत बात करें तो चाहे हमारा मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, गुप्तोत्तर काल हो, हर्षवर्धन काल रहा हो, सल्तनत काल रहा हो, मुगल काल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अवध के नवाबों के काल में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वर्तमान में भी देखने को मिलता है। चाहे उत्तर प्रदेश की चाहे ज़्यादातर प्रधानमंत्री भी यहीं के रहे हैं, मुख्यमंत्री भी ज़्यादातर यहीं के बनते रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बताना है। तो प्रश्न क्या है, भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है, भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की अगर बात करें तो भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की भूमिका को दो भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। एक देख सकते हैं आज़ादी से पूर्व भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, और दूसरा देखेंगे आज़ादी के बाद भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही। तो आज़ादी से पहले भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज़ादी से पूर्व राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही। तो अगर हम महाजनपद काल की बात करें, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रहा, उस समय महाजनपद काल में जब 16 महाजनपद थे, उस समय 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है ना। भारत में एक समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उसी समय जिस समय महाजनपद काल था, उसी समय भारत गणराज्यों की व्यवस्था से भी संचालित होता था। सबसे पुराने गणराज्य, यानी गणराज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जहाँ पर राजा जनता के द्वारा चुना जाता हो, ठीक है ना कि सत्ता के ताकत के बल पे आता हो। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो भारत के 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है। तो महाजनपद काल के जो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इससे पता चलता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो 8 महाजनपद स्थित थे उत्तर प्रदेश में, मल्ल, काशी, कोसल, वत्स, चेद, कुरु, पांचाल, सूरसेन। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य अकेले उत्तर प्रदेश में थे। ये कौन कौन से थे, एक थे कपिलवस्तु के शाक्य, राम के कोल्य, पिप्पली वन के मौर्य, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, केशपुत्र के कलाम, सुमसुमारगिर के भग। यानी 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य अकेले उत्तर प्रदेश में थे। चाहे मौर्य काल रहा होगा, मरणोत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इस सभी कालों में उत्तर प्रदेश जो है भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें विभिन्न अभिलेखों और ग्रंथों से मिलती है। सल्तनत काल की बात करें, मुगल काल की बात करें तो इसमें भी भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। चाहे सल्तनत काल की, मुगल काल की बात करें तो इस समय अनेक शासकों ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों की स्थापना की, उन्हें अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक की, उसने जौनपुर नगर की स्थापना की, फिरोजाबाद की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो वहीं अकबर ने
कई राज्य सरकार जो मुगल शासक थे उन्होंने किसको, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और वहाँ पे अनेक इमारतों का निर्माण किया, उसको अपने शासन की राजधानी बनाया। मुगल काल में अगर बात करें, उत्तर मुगल काल यानी मुगल काल के बाद या उत्तर मुगल काल में उत्तर प्रदेश को अवध के नवाब के नाम से जाना गया, यानी उत्तर प्रदेश को अवध के नवाब के नाम से जाना जाता था 1856 ईस्वी में, जिसे कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, यानी अवध के नवाब के नाम से भी जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। 1857 की क्रांति का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। जो उत्तर प्रदेश है हमारा, 1857 की जब क्रांति चल रही थी उस समय भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि जो 1857 का विद्रोह था ये चालू भी उत्तर प्रदेश से हुआ था। 10 मई 1857 को पहली घटना हुई थी मेरठ में, जहाँ से क्रांति का आगाज हुआ था और यहाँ से क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ आगे बढ़े थे। यानी 1857 की क्रांति में भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 10 मई 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई वो मेरठ से हुई थी। और इस प्रदेश में इस क्रांति में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी, कानपुर में नाना साहब कर रहे थे, तात्या टोपे कर रहे थे कानपुर में। ठीक है, यानी दो लोग कर रहे थे कानपुर में, एक नाना साहब एक तात्या टोपे। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, उनके साथ झलकारी बाई साथ दे रही थी। प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। फैज़ाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। बरेली में खान बहादुर खान थे। जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कालपी में तात्या टोपे थे, यानी तात्या टोपे वहाँ से होकर वहाँ कानपुर में आ गए थे। फतेहाबाद में अजीमुल्ला थे। इस विद्रोह ने अंग्रेजी सत्ता को कड़ी चुनौती पेश की थी, जो 1857 का विद्रोह था। आज़ादी से पूर्व जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन, मतलब कई सारे अधिवेशन हुए, जिनमें से 9 अधिवेशन प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद में कई अधिवेशन हुए, मेरठ में कानपुर में एक हुआ, मेरठ में हुए तो इलाहाबाद में कितने 1888, 92, 10 में हुआ। ठीक है, कानपुर में 1925 में हुआ और मेरठ में 1946 में आयोजित किया गया। लखनऊ में भी हुआ हमारे, ठीक है ना, लखनऊ में अधिवेशन हुआ। ठीक, कई जगह अधिवेशन, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, अगर बात की जाए जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके अंतर्गत 37 में चुनाव हुए थे। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किया गया और इस चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। यानी 37 में जब चुनाव हुआ तो गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और उसके मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। आज़ादी के बाद क्या योगदान रहा? आज़ादी के बाद अगर बात करें तो राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश की ये भूमिका रही कि कुल 15 प्रधानमंत्री हुए हैं वर्तमान से अब तक, जिनमें से 7 प्रधानमंत्रियों की जन्मस्थली कहाँ रही? उत्तर प्रदेश ही रही। चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे शास्त्री जी रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी, चाहे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चंद्रशेखर हो, इन सारों की सभी जो जन्मस्थली रही वो उत्तर प्रदेश में रही। यानी 15 प्रधानमंत्रियों में 7 प्रधानमंत्री की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में रही। इसके अलावा जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से रहे। ये दोनों उत्तर प्रदेश से ही निर्वाचित हो रहे हैं। जैसे मोदी जी आज कहाँ से निर्वाचित हो रहे हैं? बनारस से। देश के सर्वाधिक नौकरशाह उत्तर प्रदेश से चयनित होकर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी बात करें तो देश के जो IAS PCS होते हैं, IAS IFS अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, वो देश के उत्तर प्रदेश और बिहार ही ऐसे राज्य हैं जहाँ से चुने जाते हैं यहाँ से, इन राज्यों से, और देश भर के शासन का संचालन करते हैं, देश की शासन संचालन में सहायता करते हैं। कानून निर्माण में भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कानून जब बनता है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कानून निर्माण नेता करते हैं और सांसद 80 सांसद, यानी उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सांसद और 31 राज्यसभा सांसद चुनकर संसद में भेजता है, जो कि कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वाधिक प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश देता है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत भी हैं, काम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश में कुल 75 जिले हैं जो 18 मंडलों में विभक्त हैं और उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। प्रदेश की विधानसभा विधान परिषद का भी आकार सबसे बड़ा है। हमारी प्रदेश की विधानसभा विधान परिषद का भी आकार सबसे ज़्यादा बड़ा है। हमारे प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 400 हैं और कुल विधान परिषद की सीटें 100 हैं। इस प्रकार अगर बात करें तो इस प्रकार भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो लास्ट नंबर हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन था, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका, जो चैप्टर चल रहा था उसका हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। यानी जो हमारा भारत का कृषि क्षेत्र है, यानी भारत के कृषि क्षेत्र में ही तो उत्तर प्रदेश का
कृषि क्षेत्र आता है। अगर उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र बढ़ेगा उसका मतलब उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र का विकास होगा, इसका मतलब भारत का कृषि क्षेत्र का विकास होगा। तो इसी हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। किस प्रकार उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, भूमिका बताइए। तो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र, जो कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा ट्यूबवेल हैं, इतने ज़्यादा नहर प्रणालियां हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा पशुधन है, इसलिए हमारे यहाँ पे पशुधन का विकास होगा तो प्रदेश का भी विकास होगा, कृषि क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि अगर यहाँ का निर्यात होगा तो देश को भी फायदा होगा, देश को खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, नहर प्रणालियाँ होंगी, सिंचाई होगी, सिंचाई होगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो किसानों को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा तो देश को लाभ होगा, तो देश की कृषि का विकास होगा। तो उसी हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। उत्तर में चलिए देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये भूमिका है। भारत एक, ये कुछ भी लिख सकते हो आप इसकी जगह में, नॉर्मल सा जो याद आ जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि। हमारा भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है वो कृषि ही है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि में, लगभग 65 से 70% लोग कृषि से ही रोजगार प्राप्त करते हैं। प्रदेश में गंगा और इसकी सहायक नदियों का उपजाऊ मैदान स्थित है। यहाँ पे प्रदेश में गंगा नदियाँ बहती हुई, गंगा नदी, उसकी सहायक नदी जैसे यमुना और राप्ती, तमाम तरह की सरयू, ये नदियाँ, गोमती नदी बहती हैं, जो कि इनके आसपास मैदान, उपजाऊ मैदान स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, जैसे हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, तो उसी तरह हमारा प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि है। प्रदेश में गंगा बहती है, उसकी सहायक नदियां बहती हैं, उन नदियों का उपजाऊ मैदान, बड़े एक विस्तृत उपजाऊ मैदान स्थित है, जिससे प्राचीन काल से ही प्रदेश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने प्राचीन काल से ही भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसमें अगर बात करें तो जो डेटा होता है वो आप नवीन डेटा यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें अपडेट आप कर लेना कि कौन कौन, जिस सन में आप पेपर दे रहे हो, थोड़ा ही देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। जो बेसिक रहेगा यही रहेगा, इसी के थोड़ा सा आसपास होगा। जैसे अगर बात करें भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, तो अगर बात करें तो कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है, प्रदेश में 188 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, यानी भूमि क्षेत्र कृषि योग्य है। यानी हमारे यहाँ पे इतनी भूमि है 188 लाख हेक्टेयर जिसमें कृषि की जा सकती है, ठीक है, जिसमें से 166 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। यानी 188 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र, देश के विकास में कैसे, देश के कृषि क्षेत्र के विकास में कैसे योगदान है कि हमारे यहाँ पे खेती करने के लिए भूमि ज़्यादा है, 188 लाख हेक्टेयर भूमि है, कृषि भूमि क्षेत्र जो है जो कृषि योग्य है, और उसमें से 166 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जा रही है। यानी बचा जितना 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, तो उसमें क्या किया जाता है, 20-22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, तो उसमें भी खेती की जा सकती है। यानी कृषि योग्य जो क्षेत्र है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारे यहाँ की 65%, लगभग 65% या इससे अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। यानी एक देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है जो हमारा उत्तर प्रदेश है, कृषि क्षेत्र के माध्यम से। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। हमारे अगर बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है। अब इसमें आप करंट में देख लेना कि कितने परसेंट करता है, 1-2% इधर उधर होगा, बाकी इतने होगा, तो आप लिख सकते हैं लगभग 20% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। नहीं, उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य है। विगत 2 वर्षों से 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, डेटा मिला लेना कि कितने मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। कौन कौन से, चाहे गेहूं उत्पादन के मामले हो पहला स्थान, गन्ना, चीनी, आलू, आम, अमरूद, तरबूज, एथेनॉल, इनकी उत्पादन करने में हो और आपूर्ति करने में, इसमें दोनों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। आप डेटा देख लेना, 1-2 फल बदल सकता है, बाकी वही रहेगा। यानी बहुत सारी फसलें हैं, फल ऐसे हैं जिनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर पशुधन के मामले में बात करें तो 20वीं पशुधन गणना आप देख लेना, 21वीं पशुधन गणना आई है कौन सी, उसके हिसाब से। तो 20वीं पशुधन गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रदेश में कुल 692 लाख पशुधन है, जो प्रदेश में देश में प्रथम स्थान है। यानी पशुधन के मामले में भी हमारा प्रदेश पहले स्थान पर आता है, ठीक है। दुग्ध उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। आप डेटा के हिसाब से देख लेना कि कितना उत्पादन हो रहा है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर बात करें कृषि क्षेत्र की, बात हम कर ही रहे हैं, तो बात करें तो 6 हमारे यहाँ पे कृषि से संबंधित 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो गुणवत्तापूर्ण कृषि की
शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कृषि से संबंधित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो गुणवत्तापूर्ण कृषि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारा जो प्रदेश है दुग्ध उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। हमारे यहाँ पे देश में सबसे ज़्यादा पशुधन स्थित है। हमारे यहाँ जो प्रदेश है अनेक फसल और अनेक फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये कह सकते हैं खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हमारे जो प्रदेश के 73 जिले हैं उनमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। यानी 73 75 80 जिले हैं कुल मिलाकर, और उनमें 73 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं। ठीक है, वाराणसी में हमारा अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जो जिले हैं, अन्य शहर हैं, उनमें अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना भी की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि जो केंद्र सरकार जो भी योजना कृषि से संबंधित, किसानों के कल्याण से संबंधित लेके आती है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार उसको अच्छे से लागू करती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र की या केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र की योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रही, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने तीव्र क्रियान्वयन के लिए जब किया तो उसके लिए उसको प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में अगर बात करें तो 75,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी नहर प्रणालियां स्थित हैं। यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नहर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहर हैं और नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, जो हमारी खेती होती है। तो 75,000 किलोमीटर से भी अधिक नहर प्रणालियाँ स्थित हैं। हमारे यहाँ पे जो सरकारी जो राजकीय नलकूप है, जिसको ट्यूबवेल कहते हैं गाँव में, तो 34,000 से अधिक राजकीय, 75,000 किलोमीटर से अधिक नहर प्रणालियां स्थित हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश की जो कृषि होती है, खेत कृषि योग्य भूमि होती है, उसकी सिंचाई की जा सकती है। उसके साथ साथ 34,000 से अधिक राज्य नलकूप हैं, जिनसे कृषि की सिंचाई की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए, जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे चकबंदी, जोतबंदी, इनके द्वारा भूमि सुधार का प्रयास किया गया। अगर बात करें तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, परंतु अभी भी कई समस्याएं विद्यमान हैं, जिनको दूर करके कृषि क्षेत्र को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। यानी इतने सारे कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास करने के लिए, ताकि हमारे देश की कृषि क्षेत्र का विकास हो सके, किया है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं मौजूद हैं, जिनको दूर करके हम कृषि को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। अब अगर बात करें तो वर्तमान में कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है उसमें समस्याएं आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की कृषि क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र की जो पहली समस्या अगर बात करें तो जोत का छोटा आकार है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही तेजी से, तो जो खेत होते रहे बाइयों में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो खेतों का आकार, जोत का आकार हमारे यहाँ पे छोटा है। जोत का मतलब होता है जितना खेत होगा उतना तो जोतोगे, तो उसी तरह जोत का छोटा आकार है। हमारे यहाँ पे वित्त की कमी होती है, आधुनिक तकनीक के उपयोग में कमी आती है। यानी जो किसान है पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से खेती कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है। जो किसान होते हैं उनको पता नहीं, भर भर बोरिया डाले हुए हैं, डीडीपी डाले हुए हैं, डीपी पता नहीं कौन कौन सी खादें लगा है, खाद की वजह से सोच रहे हैं ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन एक सीमा तक होता है, उसके बाद उत्पादन गिरने लगता है, भूमि में उर्वरता भूमि की कम होने लगती है। तो उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हो रहा है, एक ही फसल को बार बार उगाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे परिवहन की समस्या विद्यमान है। जैसे फसल तैयार हो गई तो फसल को मंडी तक बेचने के लिए, प्रसंस्कृत उद्योगों तक ले जाने के लिए भी परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। इसकी वजह से समस्या आती है। हमारे यहाँ पे समस्या विपणन की समस्या। विपणन को मतलब होता है, जो अगर इंग्लिश में कहें, मार्केटिंग। जैसे हमारे यहाँ पे खेती हो गई, जैसे लौकी उत्पादन हो गया, प्याज हो गया और गोभी हो गई, सारी चीज़ों का उत्पादन तो हो गया, लेकिन इनकी मार्केटिंग नहीं अच्छी तरीके से सरकार के कर पाती, उनकी मतलब उसकी समस्या हमारे यहाँ पे, उसको भी दूर किया जाना चाहिए कि किसान अपनी उपज को आसानी से बेच सके, उनका प्रसंस्करण हो सके, ठीक है, उनको लाभकारी मूल्य मिल सके, उनका प्रचार हो सके उनकी फसलों का, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे क्या खाद है, उर्वरक रासायनिक वाली डीएपी वगैरह, उसको भर भर बोरिया डाल दिया, यानी उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हो गया। जनसंख्या बढ़ गई तो खेत छोटे हो गए, जोत का छोटा आकार हो गया, फंड है ही नहीं, पैसा, गरीब जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो आलू बोते हैं कई जगह में देखो तो वही पुरानी तरीके से आलू बो रहे हैं, मशीन का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं आलू बोने, फसल काटने में। हमारे यहाँ पे फसलों को स्थान खेतों तक ले जाने के लिए, खेतों से उद्योगों तक ले जाने के लिए परिवहन की समस्या का अभाव है। फिर जब मान लो उत्पाद बन गया, खेती से हमने कोई उत्पादन कर लिया, तो उससे मार्केटिंग की समस्या आती है, विपणन की समस्या आती है बहुत, जहाँ जो बिचौलिए होते हैं वो
अधिकांश लाभ तो वही ले लेते हैं। अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था का न होना भी एक बड़ी चुनौती आता है। यानी फसलें तो उग जाती हैं लेकिन उनकी सिंचाई के लिए हमारे पास पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, वो व्यवस्था नहीं। ये ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इस तरह अगर देखें तो ये हमारी कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्या है। यानी कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण ये योगदान हमने देखा कि क्या क्या हमारे पास में इतने 188 लाख हेक्टेयर भूमि है, 166 लाख हेक्टेयर भूमि में हम कृषि कर रहे हैं। है तो ज़्यादा लेकिन अभी कम में कर रहे हैं, चाहेंगे तो आगे बढ़ा देंगे। फिर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 65% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, जिसको इसी से रोजगार मिलता है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हमारे यहाँ पे ही होता है। बहुत सारी फसलें हो गई, बहुत सारे फल हो गए, उनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गेहूँ, गन्ना, चीनी, आलू, आम, अमरूद, तरबूज, एथेनॉल, इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। पशुधन के मामले में अगर बात करें तो 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, अगर इसके बाद कोई हुई तो उसको भी देख लेना, इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। हमारे यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। प्रदेश में कई सारे जो गुणवत्तापूर्ण कृषि से संबंधित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है 73 जिलों में। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वाराणसी में। जो केंद्र सरकार कोई कृषि से संबंधित समस्या लेके आती है तो उस योजना का उत्तर प्रदेश सरकार हमारी सुचारू रूप से क्रियान्वयन करती है, जिसका भी फायदा हमारे किसानों को मिलता है, कृषि क्षेत्र को मिलता है। हमारे यहाँ पे लंबी लंबी नहर प्रणाली स्थित है जो 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। राज्य की नलकूप यानी ट्यूबवेल स्थित है। भूमि सुधार का कार्य किया जा रहा है, चकबंदी जोतबंदी के माध्यम से ये सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा कृषि क्षेत्र पीछे है, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण है। हमने देख लिया कौन कौन से कारण, अब देखेंगे निष्कर्ष में क्या। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई, बिजली, उर्वरक आदि की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के कृषि क्षेत्र ने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके भारत को खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी हमारा उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला है, तो इसने अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन किया है और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2027 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य घोषित किया गया। अब ये दिया हुआ है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन, तो ये पुराना हो गया है, पूरा भी नहीं हो पाया, तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पूरा निष्कर्ष पूरा हो गया।